हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। मैं आपका वेलकम करता हूं आरटी एकेडमी पर। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी के बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हम आए। एक बहुत हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज की एक टीम है मेरे साथ। मेरी टीम पढ़ाएगी आपको। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैंने बहुत सारा समय आईआईटी कानपुर के बहुत सीनियर और सुपर प्रोफेसर्स के साथ पढ़ते हुए गुजारा है। आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए पढ़िए। क्लास 11th की फिजिक्स हम कर रहे हैं। सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा खासा टाइम आपने एग्जाम्स के बाद, 10 बोर्ड एग्जाम्स के बाद निकाल दिया और अब बारी पढ़ाई शुरू करने की है। हम आपको ईयर लॉन्ग कोर्स पढ़ाएंगे, मतलब पूरा 11th जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर चल रहा है, मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, यहाँ से लेकर डॉपलर इफेक्ट तक पूरा कोर्स एग्जॉस्टिव कवरेज कराएंगे। इतना कंटेंट पढ़ाएंगे कि किसी भी एग्जाम में आप पीछे नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी उठा लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। हम चैप्टर कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स और इसमें टॉपिक कर रहे थे डिफरेंशिएशन। आज टॉपिक को स्विच कर रहे हैं और नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और हम इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे आज। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। नाम मत भूलना इंद्रजीत सिंह। आरटी एकेडमी पर मिल रहे हैं। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही शेयर करो, क्योंकि मान के चलना कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपकी पढ़ाई के लिए मिलने नहीं वाला। और जो होंगे भी वो हमसे अच्छे नहीं होंगे, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन हम बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाले हैं आपको। मिलते रहें, दिल खुश हो जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। आज का एजेंडा देखते हैं क्या है। टुडेज एजेंडा, पहला एजेंडा देखो क्या है। पहला एजेंडा है शॉर्ट ट्रिक ऑन चेन रूल। हमने लास्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन में चेन रूल किया था। वैसे तो एक टॉपिक बचता है, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन पे कोई भी कमेंट करने से पहले इंटीग्रेशन पढ़ा देना चाहता हूं और आफ्टर दैट मैं आपको डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाते ही मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा पर ले जाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन बता देना चाहता हूं, तब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। लास्ट लेक्चर में चेन रूल कंप्लीट किया था और ये कहकर आपको छोड़ा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए चेन रूल का शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। तो आज का पहला एजेंडा है उस शॉर्ट ट्रिक जो आपको प्रॉमिस किया था वो डिस्कस किया जाए। और जैसे ही शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे, उसकी 4-5 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन के ऊपर जंप करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद 4-5 आपको फॉर्मूला बता देंगे और यहाँ पर कहानी को रोक देंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है ना? काम शुरू करें। तो सबसे पहला अटैक किया जाए शॉर्ट ट्रिक ऑन चेन रूल पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, काम आएगा। डिफरेंशिएशन, चेन रूल, शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक? याद करना। याद रखें, याद करो भाई, तुम्हारे सामने लिखा होगा लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, जो पहले मिले उसे डिफरेंशिएट करो। अच्छा, उस पहले फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हो उसे x मान लो और ऐसा डिफरेंशिएशन अंदर चलते चलते करते जाओ जब तक फाइनल x न मिल जाए। अच्छा, लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, जो पहले मिले उसे डिफरेंशिएट कर दो, अंदर जो भी लिखा है उसे x मान लो और तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक असली वाला फाइनल x मिल न जाए। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसे याद करने से हो जाएगा, एक बार पढ़ याद कर, पक्का हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, जो पहले मिले उसे डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को x मान लो और ऐसा करते जाओ, तब जब तक करते जाओ जब तक फाइनल x ना मिल जाए। डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या है? ये याद कर लो, अभी समझ आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। देखो क्या लिखा है, e की पावर 2x। जब लिखा हुआ है e रेज़ टू द पावर x, x नहीं 2x, फंक्शन के अंदर आ गया फंक्शन। तो क्या किया जाए, आओ देखो, d बाय dx ऑफ e रेज़ टू 2x। तो इस फंक्शन में लेफ्ट टू राइट आप अंदर जाएंगे। कहां जाए? लेफ्ट टू राइट। पहले लिखा था लेफ्ट टू राइट, अंदर जाएंगे। सबसे पहले मिलेगा e, उसके बाद मिलेगा 2x। सबसे पहले मिलेगा e, उसके बाद मिलेगा 2x। जो सबसे पहले मिला इसे मान लीजिए फंक्शन और उसके अंदर जो कुछ लिखा है इसे मान लीजिए x। तो इसका मतलब ये 2x को क्या कंसीडर कर लें? कंसीडर कर लें x। अच्छा, तो हम लिख देंगे d by dx of e raised to power capital X।
ऐसा ही तो सोचा जाएगा। हाँ, और तुम कहोगे सर इसका तो आंसर e रेज टू x ही होता है, तो हम कहेंगे हाँ e रेज टू x ही होता है। तो एक काम करो ना यार, देखते रहना, e रेज टू 2x, ये क्या किया आपने, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, चुपचाप से लिख दिया आपने। जब लिखा तो फिर अंदर गए तो मिला 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बाहर और dx by dx, और dx by dx तो 1 होता है, तो 2 into e raised to 2x आंसर आ गया। लेफ्ट टू राइट अंदर जाएंगे, पहले e मिला, उसकी जो भी पावर है उसे x बना लिया, अच्छा फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जो बचा ऊपर उसकी पावर जिसे हमने x माना था, अब उस x का डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। गौर से याद करो, लास्ट लेक्चर यही आंसर आया था। अच्छा अगला देखें, sin 2x, x की जगह x नहीं है, x की जगह 2x है, ये 2x बहुत खतरनाक है, तो क्या करें, कुछ ना करें, देखिए भाई d by dx ऑफ sin, और उसके अंदर लिखा हुआ है बेटे 2x, लेफ्ट टू राइट फंक्शन में अंदर जाइए, जब आप लेफ्ट टू राइट अंदर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा sin, और जब मिलेगा sin तो उसके अंदर जो कुछ लिखा है उसे मान लीजिए x, और हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन तो होता है cos x, तो हम लिख देते हैं बेटा अपने लिए cos x, और cos x नहीं, क्योंकि x की जगह आपने 2x लिखा हुआ है, आपका x एक्चुअली 2x है, तो हम क्या लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई हुआ है। अब अंदर आइए तो क्या मिला, 2x मिला, जब ये 2x मिला तो 2 बाहर आ गया और लिख दिया dx by dx, और साहब ये तो 1 होता है, तो आपने लिखा 2 cos 2x, दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। ये कहां पढ़ा, ये भी तो लास्ट लेक्चर में किया था, यही आंसर आ रहा था। एक्चुअली वही प्रोसीजर है जो वहां किया था, बस बार-बार लिखने का नहीं, ये वन स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि हम मास्टरी कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो लास्ट लेक्चर देख लो, एकदम बिंदास आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक, तो इसलिए ये जल्दी हो सकता है। cos 2x की चर्चा कर लेते हैं, हम लिखते हैं d by dx of cos 2x, यार अंदर वाले को क्यों ना हम x मान लें, जो कुछ लिखा है उसे x मान लें, तो ये बन चुका है cos x, और cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस sin x, और x की जगह हमने क्या माना था 2x, बहुत बढ़िया। लेफ्ट टू राइट अंदर गए, सबसे पहले cos मिला, cos का डिफरेंशिएशन करने के बाद जब अंदर गए तो हमें वो 2x मिला, 2 बाहर आ गया, dx by dx का डिफरेंशिएशन तो 2 होता है, क्योंकि dx by dx 1 है, तो हम लोगों ने लिखा 2 sin 2x, और ये -1, और ये आंसर आ गया। याद करो लास्ट लेक्चर से मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। आगे हो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, d by dx of sin, अंदर लिखा हुआ है cos x, तो sin देखो लेफ्ट टू राइट अंदर जाओ, सबसे पहले कौन मिला, sin मिला, लेफ्ट टू राइट अंदर जाओ कौन मिला, sin मिला, sin मिला, तो जो भी अंदर है वो मेरा x है। क्या cos x को x बना लेंगे, बना लो। sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है, पर मेरे x की जगह कौन है, सर cos x है, तो x की जगह क्या लिख दिया, cos x। अच्छा फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद अंदर गए तो कौन मिला, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x। अच्छा कर लो भाई, माइनस sin x इनटू cos, और अंदर cos x। लास्ट लेक्चर से मैच करो, आंसर मैच कर रहे हैं। क्या किया है, लेफ्ट टू राइट अंदर गए, सबसे पहले sin मिला, जो अंदर लिखा है उसको x माना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मतलब cos x होता है, x की जगह cos x डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय, अंदर गए तो cos x मिला, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अगला देखिए e रेज टू sin x लिखा हुआ है, तो क्या करें, d by dx of e रेज टू sin x, तो तुम कहोगे अच्छा, फिर सबसे पहले एंटर करो तो क्या मिलेगा, जब फंक्शन में लेफ्ट टू राइट एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें e मिलेगा, क्योंकि फंक्शन लिखा हुआ है e रेज टू sin x, तो e पहले और sin x बाद में, हमारे लिखा हुआ है e रेज टू sin x, e पहले, तो जो कुछ भी उसके अंदर लिखा है वो सारा हो गया x, यानी e की पावर x, x की जगह कौन है sin x, और sin x को हमने क्या बना लिया x। अच्छा तो इसका डिफरेंशिएशन तो चुपचाप से e की पावर sin x ही आने वाला है, मल्टीप्लाई। अब जब फंक्शन के अंदर जाओगे तो कौन फंसेगा, sin x, और तुम जानते हो कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यानी हमारा जो आंसर है वो है cos x into e raised to sin x, ये हमारा आंसर। आसान, ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम आए सॉल्व करने के लिए तो वैसे ही करना है, du by dy by du into
du by dx ऐसे करके। लेकिन अगर सवालों के बीच में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हो तो आप उतना सब लिख के नहीं करेंगे, ये ओरल चीजें हो जाती हैं आपके लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं करता जा रहा हूं, देखते जाइए। आपके लिए लिखा है d by dx ऑफ y और y की जगह लिखा हुआ है ax प्लस b रेज टू n। अच्छा क्या किया जाए, लेफ्ट टू राइट अंदर जाए। सबसे पहले कौन मिला सर, ax मिला, गलत बात, सबसे पहले मिला ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट क्योंकि उसके ऊपर n लगा हुआ है ना, पावर लगी हुई है, तो अंदर कैसे घुस जाओगे बिना पावर को खोले, इसलिए उन्हें सबसे पहले जो मिला वो आदमी ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो हो गया तुम्हारा x। तो इट टर्न्स आउट टू बी x रेज टू n कि अगर तुम इसे x कंसीडर कर रहे हो तो इसकी शक्ल बन जाती है x टू पावर n जैसी। अच्छा तो फिर क्या करें, कुछ खास नहीं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। ये क्या किया, जिसे x माना ax प्लस b को उसका n बाहर ले लिया और x की पावर n माइनस 1 कर दिया। ax प्लस b को छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे ही तो तुमने x मान रखा है। फिर क्या मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करके क्या अंदर जाओगे, जी हाँ अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो क्या हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा ax और b का, तो हम कहेंगे हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, a कांस्टेंट है बाहर आ गया dx by dx और उसके बाद d by dx ऑफ b। तुम कहोगे dx by dx की वैल्यू 1 होती है और b क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। अच्छा n into ax plus b raised to n minus 1 into a, और ये तुम्हारा आंसर हुआ करता था। याद करें, एकदम आसान, बिल्कुल सिंपल तो है, कुछ भी कर सकते हो इससे। बस खत्म, काम खत्म, इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अगर इसका एक सवाल करना चाहो तो ये कैन डू इट आल्सो। देखो जैसे लिखा हुआ है 4x plus 3 raised to power 3, ये है तुम्हारा उपाय और कह रहा है कि dy by dx करके दिखाओ। तो हमने कहा एक तरीका है, q को खोल लें और फिर सबको डिफरेंशिएट कर दें। बहुत बड़ा तरीका है, छोटे तरीके क्या आते हैं। छोटा तरीका कैसा है, आओ देखो। तुम कहोगे कि सर d by dx ऑफ 4x प्लस 3 की पावर, लेफ्ट टू राइट अंदर के सबसे पहले मिला ब्रैकेट, और मिला ब्रैकेट तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो x है। अगर ये सारा का सारा x है तो कॉमन सेंस है कि x की पावर 3 बन गया, और अगर ये बन गया x रेज टू 3 तो मेरे पास आंसर डिफरेंशिएशन का आया 3 into x की पावर 2। तो यही तो बनेगा ना। अगर तुम देखो इसे x कंसीडर करो तो d by dx ऑफ x का मतलब होगा x की पावर 3 का 3 into x की पावर 3 minus 1 टन 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 माइनस 1, ऐसे ही तो बनेगा। तो बेसिकली हमारे लिए 3 बाहर आ गया, ब्रैकेट लगाइए और x की जगह पूरा अपना 4x plus 3 ही लिखिए और फिर 3 minus 1 which is 2 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट में अंदर घुस जाइए। जब ब्रैकेट में अंदर घुसेंगे तो पूरा टर्म दिखाई देगा, तो आप एक और ब्रैकेट लगाइए और फिर लिखिए d by dx ऑफ 4x और फिर लिखिए d by dx ऑफ 3। आपको क्लियर है कि 3 का डिफरेंशिएशन 0 के भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी तो यू विल राइट इट एज 4 dx by dx। और यहां पे आपने पहले से लिख रखा है दैट इज 4x plus 3 raised to 2 और dx by dx की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है। इट बिकम्स थ्राइस ऑफ 4x plus 3 raised to power 2 into 4, ये बन गया 12 4x plus 3 raised to power 2 and this is your answer। तो आप चाहें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, फॉर्मूले आपको बता दिए, इस तरह से चेंज रूल होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम होनी चाहिए डबल डिफरेंशिएशन। मेरा एजेंडा है कि मैं पहले आपको इंटीग्रेशन का एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अगली कहानी आती है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में एक बात जो इंटीग्रेशन की पहचान पत्र है, यानी कि हमारा आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड ये इंटीग्रेशन का मतलब टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस है,
कुछ ना कुछ ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ से आपने क्या करना है कि इसके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की बाउंड्रीज मान लेनी है और आफ्टर इट आप इसके बीच में ये जो शैडोड रीजन है जिसको हम प्रोजेक्शन का एरिया बोलते हैं, मैंने आपको फंक्शन में ग्राफ का एरिया पढ़ाते टाइम पर ये सिखाया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाकर देख लो, कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे उसका एरिया समझते हैं, सब मैंने सिखा रखा है। बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है। ये जो पोर्शन जो आपके लिए बना कर दिया गया बच्चों, दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्लियर है मेरी बात? ये एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे और मेथड देखो क्या है। ये बना हुआ बेटा आपका y एक्सिस, ये बना है x एक्सिस और दुनिया जानती है जो x एक्सिस है, यहाँ पर जो x वेरिएबल लिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y एक्सिस जहां पे आपने y प्लॉट किया हुआ है ये डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और जो ग्राफ बना है वो आपको दिखाई दे रहा है, नाचता हुआ ग्राफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है। इसी वजह से प्रोजेक्शन x में लिया गया, हम पहले कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि जब x a हो और जब x b हो, इनके बीच में ग्राफ का कितना एरिया, मैं पूरी बाउंड्री नहीं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग जस्ट दिस बाउंड्री a to b। इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसका एरिया निकालने का एक बहुत सुपर टेक्निक है, उस टेक्निक को आपको बताने जा रहा हूं। एक काम करिए कि किसी भी जगह पर किसी जनरल x पे ऐसे एक बनाइए, ऐसे ही बनाइए पैरेलल लाइन। तो आपको ऐसा मालूम होगा कि ये जो डिफरेंस है इन स्ट्राइप्स का, ये डेल्टा x, बहुत छोटा सा डिफरेंस डेल्टा x। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, कलर चेंज कर लेना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि ब्लैक तो हो गई। ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मैं इसको y बोल रहा हूं, ये y बोल रहा हूं। अब गौर से देखो, दिस बिकम्स एज इफ इट वाज अ रेक्टेंगल। ये जो अंदर का स्ट्राइप बन के आ रहा है, अगर तुम इस अंदर के स्ट्राइप को देखोगे, ये जो रीजन है जिसको मैं अभी बहुत लाइट कलर से शैडो कर रहा हूं ताकि डायग्राम गंदा ना हो, ये पतला सा जोन एक रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्राइप को अगर मैं देखूं तो इसका जो एरिया मैं लिख सकता हूं वो मुझे लिखना चाहिए y into डेल्टा x। ये कैसे? लंबाई इसकी y है और थिकनेस इसकी डेल्टा x। पर कोई बच्चा कहेगा सुनो सुनो हम बताते हैं, ग्राफ ना ऐसे नाच रहा था, एक वैल्यू जो थी वो यहां थी और एक यहां थी, इसके करस्पॉन्डिंग y नीचे आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग y थोड़ा सा ऊपर आएगा। हालांकि y में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी है तो सही। तो जो y into डेल्टा x कर रहे हैं उस दोनों x के लिए y सेम नहीं है। तो हमने कहा सुनो सुनो बताते हैं, चिंता ना करो, है ना, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करें? इसके बाद कुछ ना करें, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो। यू हैव टू टेक अनदर स्ट्राइप। पहले तो आप ये कांड कर जाइए कि ढेर सारी स्ट्राइप बना लीजिए, जितनी स्ट्राइप्स आपसे बन पाए, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी स्ट्राइप्स बना लीजिए। ये देखिए, ठीक, छोटी छोटी स्ट्राइप्स आपने बना ली, बहुत सारी स्ट्राइप्स हैं और ये आप बनाते जा रहे हैं और आपको दिख रहा होगा कि पहला रेक्टेंगल, लेट मी चेंज द कलर अगेन, ये पहला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है, ऐसे चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल, ढेर सारे रेक्टेंगल्स हैं। जी हाँ, ढेर सारे रेक्टेंगल्स। क्या करें? ये ढेर सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम कर दीजिए। जब आप इन एरियाज का सम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको टोटल एरिया मिल गया ग्राफ के नीचे का। यानी कि अगर मैं लिखूं इससे टोटल एरिया अंडर कर्व, तो इसका मतलब होगा सिग्मा ऑफ y डेल्टा x। ऐसे सबको जोड़ते चले जाएं तो बात बन जाएगी, दुनिया खुश। लेकिन फिर वही बात जो बच्चों ने बोली कि सर ऐसे ग्राफ था, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2 था, ये थिकनेस जो थी वो डेल्टा x थी, इन दोनों के लिए y की वैल्यू सेम नहीं है। तो एक्चुअली जब आप इसे रेक्टेंगल मान रहे हैं तो रेक्टेंगल मानने का मतलब ये रेक्टेंगल हो गया,
और जब ये हो गया रेक्टेंगल तो इसका मतलब ये जो पोर्शन जिसे मैं कलर कर रहा हूं दूसरे कलर से, ये छोटा सा जोन आपने एरर कर दिया, इसका एरिया काउंट नहीं किया। बात तो सही है तुम्हारी, इसका एरिया काउंट नहीं किया। इसे दूर कैसे करें? इसे दूर करने का एक तरीका है, जैसे मानो यहां पे लिया और ये स्ट्राइप इसके बिल्कुल बगल में लिया इस प्रकार से। आपको दिख रहा होगा कि यहां मैंने दो स्ट्राइप्स लिए और दो के बीच में बहुत छोटा सा एक्स है, ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया। तो जब ये दोनों पॉइंट्स बहुत करीब आ गए तो इनके करस्पॉन्डिंग वाई में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो छोटा सा एरिया आप काउंट नहीं कर पा रहे थे वो एरर यहाँ पे इग्नोरेबल हो गया। यानी कि अगर आप वो जो डेल्टा एक्स है, स्ट्राइप की चौड़ाई है, अगर इसे कम करते जाएं तो जो वाई का एरर है वो कम होता जाएगा। अगर ये स्ट्राइप की चौड़ाई अप्रॉक्सीमेटली 0 कर दें, बहुत छोटी, तो वो जो वाई का एरर है वो इग्नोरेबल हो जाएगा। तो एक्यूरेट कैसे निकलता है? एक्यूरेट निकालने का तरीका है ये कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। ये क्या बकवास बताई आपने? याद करो यार, लिमिट वाली कहानी हम पहले कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में। डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 का क्या मतलब था कि वो जो स्ट्राइप बनाई उसे बहुत पतला कर दिया, और जब कर दिया बहुत पतला तो वाई का एरर खत्म हो गया। मजा आ गया। जब वाई का एरर खत्म हो गया तो इसका मतलब किसी भी टाइप का हो कर्वेचर तो उसका आ जाएगा एरिया। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 सिग्मा बाय डेल्टा एक्स। ये जो समेशन है ना, ये डिस्क्रीट समेशन कहलाता है। और ये जो चीज है ना, जब लिमिट आप ऐसे लगा देते हैं, ये समेशन के साथ लिमिट लगा देते हैं, तो हम इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस समेशन। चीजें टूट नहीं रही हैं, इस तरह का कुछ। और ये जो हिस्सा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 के साथ समेशन का सिंबल आएगा, आप इसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में और डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा dx में। ये तो आप जानते हैं कि एज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स बिकम्स dx, और इसी में सिग्मा बिकम्स इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन समेशन है, जी हाँ समेशन है। ऐसे छोटे छोटे स्ट्राइप्स का एरिया जोड़कर टोटल ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल देने का नाम है इंटीग्रेशन। और वो समेशन जिसे हम सिग्मा लिखा करते थे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये पोर्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मतलब हम समेशन ही निकाल रहे थे, लेकिन लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 के साथ निकाल रहे थे। स्ट्राइप्स हमारी मोटी नहीं थी और डेल्टा एक्स तो कन्वर्ट हो जाएगा dx में। यानी कि अब जो चीज आई जिसे हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, उसका एक शानदार फॉर्मूला बना, और वो बना इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये आपका फॉर्मूला बना और ये बना उसका मीनिंग कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है कि व्हाट वी आर डूइंग इन इंटीग्रेशन। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। समझ पाए मेरी बात? ग्राफ किसी भी तरह का हो, इक्वेशन तो दे ही रखी होगी ग्राफ की, और y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर पता हो तो इंटीग्रेट कर लेंगे यार, फॉर्मूले ही तो सीखने हैं। लेकिन ये उसका मतलब है, ये बताना बहुत जरूरी है। ये भारी बात है, आप इसे एडजस्ट करिए, सीखिए, समझिए, और एक बार रिपीट करके दोबारा देखेंगे तो अपने जहन में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन के कुछ, मैं फॉर्मूला बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन जो है वो दो तरह का है। वैसे तो बहुत तरह का है, पर मैं दो तरह की बातें करूंगा। पहला इंटीग्रेशन है इनडेफिनिट और दूसरा तरीका है डेफिनिट। ये क्या बकवास है? मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन करो, तुमने कहा ठीक है, हम y लिखेंगे, डेल्टा x लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया आ जाएगा। पर ये ना बताया जाए कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। क्या मतलब है इसका? ग्राफ पे आओ। आपने ये स्ट्राइप बनाई, y डेल्टा x लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाया, y dx बना दिया, ये इंटीग्रेशन हो गया। पर ये इंटीग्रेशन जब आपको बताया जाए कि भैया a से लेके b तक के बीच का एरिया निकालना, तो तुम a से लेके b तक का एरिया निकालोगे। पर अगर तुम्हें ना बताया जाए कि तुम कहां से कहां का एरिया निकालोगे, तो क्या एरिया नहीं निकाल सकते हो? तो जवाब है हाँ, हम तो ये भी निकाल देंगे यार।
कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि हमने ग्राफ का एरिया यहां से लेके यहां तक निकाला, कहां से कहां तक एरिया निकालना है इसके लिए आपको x की लिमिट लेनी पड़ेगी कि x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक हमें इंटीग्रेट करना है। जब हमें ग्राफ के एरिया की लिमिट्स पता होंगी कि किस जोन से किस जोन तक एरिया निकालना है, a से b तक एरिया निकालना है, तो हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन है। मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ग्राफ में कहां से कहां तक करना है। ये लिमिट्स ना पता हो, ये बाउंड्रीज ना पता हो कि हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, तो हम कह देंगे कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है मेरी बात? आगे आइए, हम कहेंगे इसमें लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब बाउंड्रीज आर नॉट नो। आगे आइए, डेफिनेट में क्या होता है? लिमिट्स आर नो। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी। हम डेफिनेट भी करेंगे, इंडेफिनेट भी करेंगे, पर सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद डेफिनेट और इंडेफिनेट में इन्वॉल्व होंगे। तो बस आज का एजेंडा इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करने का था। तो ये आपके लिए लिख के दिया, छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर ग्राफ से दिखाया कि हाउ डू वी इंटीग्रेट एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। और उसके बाद मैंने आपको दो टाइप बताए, लिमिट्स और नोन और नॉट नोन की बातें हुई, और आप समझ रहे हैं इस बात को कि व्हाट आर लिमिट्स, बाउंड्री कहां से कहां तक है ना। आगे आए, अब पहला हमारा फॉर्मूला आया, ये शानदार जानदार प्यारा अच्छा सुंदर फॉर्मूला कि फंक्शन दिया है y is equal to x to power n। सुंदर अच्छा प्यारा, जैसे डिफरेंशिएशन में किया वैसे यहां करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा? ये x कहां से आ गया? अरे 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 सुनो 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 सुनो, इसका डिफरेंशिएशन याद करो। हम कहते थे d by dx of x raised to n, इसे पढ़ते थे, या x raised to n भाग में जाए y कर लो, इसे पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो पढ़ते थे, ठीक है ना। इस नीचे वाले की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते थे। इसी तरह ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये हमारा फंक्शन है और ये dx है। ये इंटीग्रेशन, ये हमारा फंक्शन है, और ये वो फंक्शन है जिसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसे रीड करने का क्या तरीका होगा? टाइम 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 टाइम। इसे रीड करने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये जो x इंटीग्रेशन dx है, ये एक्चुअली ऑपरेटर है। ये क्या बकवास बता रहे हो? नहीं देखा है डिफरेंशिएशन का लेक्चर तो देख लो यार, ऑपरेटर वगैरह पता चल जाएगा। पर जिन्होंने देख रखा है उन्हें पता है कि जो d by dx है ये भी तो एक ऑपरेटर होता है। ये बताता है कि करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है किसका? y का। किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। तो ये ऑपरेटर क्या बता रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? y का। किसकी रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। ये मतलब है इसको देखकर समझने का और इसको रीड करने का। अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर y का इंटीग्रेशन करना है तो dx तो अपने मन से आएगा। हाँ आएगा। y की वैल्यू प्लेस कर दें x टू पावर n, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा x में से एक पावर बढ़ा दीजिए और नीचे उतनी ही पावर का डिवाइड लगा दीजिए, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये प्लस c, ये क्या लिखा हुआ है? सुनो सुनो सुनो, मैंने दो बातें बोली थी, एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको लिमिट्स पता है तो इस इक्वेशन में जो वैल्यू आई आंसर आया उसमें x की वैल्यूज डाल दीजिए, और अगर आपको लिमिट्स पता नहीं है तो आपसे गलती हो सकती है, और वो गलती छुपाने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए दिस इज टर्म्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं ताकि जो ग्राफ के कैलकुलेशन में एरर आ रहा है वो दूर हो जाए। एरर पहले ही आगे पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी एरर नहीं आएगा, हम फिजिक्स में एरर की बात ही नहीं करेंगे, हम लिमिट्स जानकर रखेंगे और लिमिट एरर खत्म कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? वैसे जो x की पावर n dx का आंसर है वो ये है। इफ लिमिट्स आर नोन तो बस यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए, इफ लिमिट्स आर नॉट नोन तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द फार्मूला इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला है, मतलब करना है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो अगले टर्म पे करेंगे। अगला फॉर्मूला देखिए, c टाइम्स x रेज टू m अगर दिया हो, और जो c है ये बेटा एक कांस्टेंट नंबर है 2 3 4 5, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो मल्टीप्लाई में है,
हम डिफरेंशिएशन में जानते थे कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो, खींच एक और बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन में बाहर आ जा बेटा, ये बाहर आ गया। और x की पावर n का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं कि x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 होता है, और इस पूरे के साथ प्लस में c प्राइम इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये तभी आएगा जब हमें लिमिट्स पता ना हो। क्लियर है मेरी बात? लिमिट्स अगर पता है तो ये कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, लिमिट पता नहीं तो लगाएंगे, फिर लिमिट्स के साथ कंडीशंस के साथ हम इन्हें निकाल भी लेते हैं। आई विल टीच यू ऑल दिस स्टफ, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फिलहाल जो फॉर्मूला है वो ये है। तो ये तो वही फॉर्मूला है पुराने जैसा, जी हाँ पुराने जैसा फॉर्मूला। आगे देखिए 1/x दिया है तो इंटीग्रेशन करके दिखाओ इसका। याद करो डिफरेंशिएशन क्या था, जब ln x का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारा आंसर आता था 1/x, पर जब 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आ रहा है ln x। अरे हाँ बात तो सही है कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे आंसर ln x आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो ऑपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है ना। किसी ग्राफ को तोड़ देने का नाम बहुत छोटे टुकड़े में डिफरेंशिएशन, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देने का नाम इंटीग्रेशन है, इसलिए जो इनके रिजल्ट्स हैं वो जस्ट ऑपोजिट है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x है, अगेन जो c प्राइम है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको छोड़िए, अगले लेक्चर में इसको करेंगे अच्छे से, तो एकदम खून में बहने लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डोंट वरी। ये ln x है। अच्छा और बताइए बताते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। मान लो c टाइम्स 1/x होता, तो ये तो हमें कॉमन सेंस पता है कि c को कॉलर पकड़ो और बाहर खींच लो, जब ये c बाहर आ जाएगा तो ये जो अंदर लिखा हुआ है 1/x dx ये तो ln x बन जाएगा, बना लिया साहब। अच्छा ये भी सिंपल था। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे sin x dx का इंटीग्रेशन, तुम कहोगे cos x नहीं माइनस cos x। अच्छा माइनस cos x होता है, हाँ याद रखना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। आगे आओ, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ठीक है, ये क्या एकदम उल्टा हो गया, सुनो डिफरेंशिएशन करो मेरे बच्चे sin x का, तो आएगा cos x, क्लियर है। और अगर इंटीग्रेशन करो cos x dx का तो आएगा sin x। दोनों में कहीं माइनस नहीं है, रिवर्स प्रोसेस है, sin से cos, cos से sin। इससे पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने लिखा था d/dx ऑफ cos x, तो तुम कहते थे कि सर ये तो माइनस sin x होता है, तुम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कर दिया जाए तो ये माइनस cos x आएगा, और लॉजिकल भी है क्योंकि ये वाला माइनस कहीं तो कंपेंसेट करना है। क्लियर है मेरी बात? तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज प्लस sin x एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। तो कंफ्यूज मत हो ना, वो इस वजह से लिख के भी दिखाया आपको। इसके बाद e⁻x, हम जानते थे सर कि जब भी कभी e⁻x होता है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अरे जिसमें डिफरेंशिएशन में परिवर्तन नहीं आ रहा उसका इंटीग्रेशन भी क्या ही कर लेगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx का जो आंसर है वो सिंपली e⁻x है। अब देखें e⁻x, फिर कोई बच्चा कहेगा c क्या लिखा है, वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, अगर if the limits are not known then the integration constant appears, और जब ये आएगा निकाल लेंगे। क्लियर है मेरी बात? ये फॉर्मूलाज थे, मैं एक बार फॉर्मूला आपको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये फॉर्मूला x raised to n का x raised to n + 1/n + 1। दूसरा फॉर्मूला देखें c टाइम्स x raised to n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। अगला फॉर्मूला 1/x का ln x होता है। अगला देखें sin x का माइनस cos x होता है। अगला देखें cos x का sin x होता है प्लस में, ध्यान रखें डिफरेंशिएशन से उल्टा है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी कुछ नहीं और इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं, सेम रह जाता है फंक्शन। ये क्या, ये खत्म हो गया लेक्चर। बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर है, ठीक ठाक कर लिया हमने, डिफरेंशिएशन की सारी ट्रिक्स सीख ली और शॉर्ट ट्रिक सीखी आज। इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो किया, और उसके बाद कुछ फार्मूला सीखे। अब इस फार्मूला को कंसोलिडेट करेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे उल्टी सीधी बातें करेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन अगेन अगेन। आप हमें देख रहे हैं, हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ रहा है, आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ रहा है। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैंने बहुत सारा अच्छा क्वालिटी टाइम IIT कानपुर में पढ़ते हुए बिताया है। RT एकेडमी पे आप मुझे देख रहे हैं, हम RT एकेडमी पे मिल रहे हैं, नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि स्पेशली PCMB के 11th और 12th के ईयर लॉन्ग कोर्सेज लेके आए हैं कानपुर की टॉप फैकल्टीज के साथ। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे
और क्वालिफिकेशन ही दिखाती है कि हम सब बहुत पढ़े लिखे टीचर्स हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आप सभी बच्चों को खुशियां मिलती रहें, ज्ञान मिलता रहे, अच्छे से कोर्स कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स के साथ। मिस मत करिएगा, अगले लेक्चर में जल्दी आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।